प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स, नंबर 1 शूट किया था, पढ़ा उसको। आज हम लोग नंबर सिस्टम का जो रेस्ट नंबर्स हैं, जो बची हुई हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई के दौरान पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी इंटीजर्स को पढ़ा था। पिछले वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इवन ऑड की बात हम लोगों ने की थी, प्राइम को प्राइम की बात किया था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स की हमने बात किया था। ये सारी बातें हमने की थी और उस टाइम हमने बताया था कि इस पूरी नंबर्स को डिस्कस करना, जैसे रेशनल नंबर्स वगैरह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है, तो इसमें थोड़ा लेंदी वीडियो हम लोगों का बन जाता है, इसलिए हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ गए। आज हम लोग जो ये बची हुई नंबर्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन सी नंबर्स हैं और किस ऑर्डर में हम लोग पढ़ते हैं। ऑर्डर चेंज रहेगा, उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि वही ऑर्डर हो। जैसे हम लोग के सामने परफेक्ट नंबर, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णकालिक संख्या। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, पूर्णकालिक संख्या, ये इसकी हिंदी है। ये क्या है भाई, पूर्णकालिक संख्या क्या है? बहुत सिंपल। पहले मैं नंबर्स लिखकर डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद डिफिनेशन में दूंगा। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 6, जरा मैं आपसे ये कहता हूं कि 6 के भाजक को जरा बताइए कौन कौन हो सकते हैं। भाजक मतलब वे नंबर्स बताइए जो 6 को डिवाइड कर दें, विभाजित कर दें। तो आप कहेंगे सर 1 है, 1 के बारे में तो चर्चा हुई ही है। 1 यूनिवर्सल डिवाइजर है। फिर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। फिर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 दूना 6। खुद को छोड़कर, खुद से भी ये डिवाइड होता है, लेकिन खुद को हटा दीजिए और इन सब को ऐड कर दीजिए। 3 2 5 1 6, द गिवन नंबर। परिभाषा बोलता हूं मैं, ऐसी संख्याएं जिनके सभी भाजकों स्वयं को छोड़कर का योगफल दी गई संख्या के बराबर हो, पूर्णकालिक संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। डाउट हो फिर से रिवाइंड कर लीजिए, रिपीट में करता हूं। ऐसी संख्या जो सभी भाजकों खुद को छोड़कर के योगफल के समान हो, यानी योगफल दी गई संख्या के समान हो, दी गई संख्या विल बी कॉल्ड परफेक्ट नंबर। आप देख सकते हैं 6 के भाजक 1 2 एंड 3। अगर सबको जोड़ा, याद रहे खुद को छोड़ करके चलना है, खुद को नहीं लेना। 1 2 3 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 6। अब आप कहेंगे सर इसके अलावा भी तो और नंबर्स होंगी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ढेर सारी नंबर्स हैं। जैसे इसके अलावा हम कोई दूसरी नंबर ले लेते हैं, जैसे 28 ले लें। आप जरा इनके भाजक को सोचिए, ये नंबर कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो सकती है? आप कहेंगे सर 1 से तो डिवाइड होगी ही होगी। क्या 2 से डिवाइड नहीं है? क्या 2 से भी कट जाएगी। 3 से नहीं डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 7 28, राइट।
5 से नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, 7 से होगी, बिल्कुल होगी। 8 से, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं होगी, 14 से होगी। ओके, खुद को नहीं लेना है, आप इनको ऐड कर दीजिए। इनका ऐड जो जोड़ने पर एडिशन होगा, सम योगफल, वो 28 ही होना चाहिए। अगर नहीं होता है, अच्छा 28 के और भी कोई भाजक हैं तो ले लीजिएगा खुद को छोड़कर। क्या है, 14 7 21, 21 और 4 25 और 3 28। यस, इस गुण को पालन जो भी संख्या करेगी वह संख्या परफेक्ट नंबर का उदाहरण होगी। इस पर सवाल भी बनता है, क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। वह कौन सा क्वेश्चन बनता है उसकी चर्चा हम करते हैं। इनके अलावा तमाम संख्याएं हैं, आप उनको भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर हम ले लें एक नई संख्या 496, क्या आप इनके भाजकों को समझ पा रहे हैं? क्या इसके भाजक को समझ ले रहे हैं? नहीं, भाजक निकालिए, 1 तो रहेगा ही रहेगा। जोड़ना है तो मैं साथ में प्लस लेता चलता हूँ, 2 से भी कटेगी, आप देख सकते हैं 4 से भी कटेगी, 8 से कटेगी, 16 से कटेगी। डिवाइड करके देख लीजिए, 16 का भाग दीजिए, 16 तिया 48, 1 डिवाइड, 1 बचा रेस्ट, 16 कम 16, ठीक है। 16 के बाद ये 31 से कटेगी, फिर 62 से कटेगी। 62 का डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली 62 से डिविजिबल है कि नहीं। फिर 124 से कटेगी, फिर 248 से कटेगी, डिवाइड होगी। और मैं बता दूं, ये जो इसके डिवाइजर्स बने, जो भाजक बने, इन सभी भाजकों को अगर ऐड कर दिया जाए, 1 2 3 7 15 21, इकाई का अंक जोड़ते जाएंगे, इसके बराबर आना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है, जोड़ के देख लो ना, 1 2 3 4 7 8 15 6 21, 22 2 24 4 28 और 8 36, 36 का 6 आगे जोड़ेंगे, डन है, आएगा, एकदम श्योर है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भी संख्या इसी तरह की आप ले सकते हैं, ये मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ। इसके सभी भाजकों को लीजिए और सभी भाजकों को जोड़ दीजिएगा, आपको मिलेगा 8128 ही। वे नंबर्स जिनके भाजकों का योगफल दिए गए नंबर के बराबर है, खुद को छोड़कर याद रहे, तो ये सभी की सभी संख्याएं पूर्णकालिक नंबर अथवा परफेक्ट नंबर का उदाहरण कहलाती हैं। वैसे बेसिकली मैं बता दूं, 6, 28 और इसको पकड़िएगा। मेन आप इन दोनों नंबर्स को याद रखिएगा। अगर यह 2 नंबर्स याद हैं तो आप समझिए एग्जाम में बात बन जाएगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो जितनी नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स के जो भाजक हैं, डिवाइजर, उनका योगफल अगर इन नंबर के इक्वल है तो ये परफेक्ट नंबर कहलाएंगे। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भाजक में याद रखिएगा कि आप कभी भी इन भाजकों को खुद को मत लीजिएगा, क्योंकि भाजक में ये नंबर्स भी ली जाती हैं, लेकिन डेफिनेशन में ये बात नहीं है। तो परफेक्ट नंबर को पहचानना समझ लीजिए, परफेक्ट नंबर क्या है। आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक नंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और अब तो नीचे लेवल पे भी धीरे धीरे आता जा रहा है कि साइक्लिक नंबर की बात लोग कर रहे हैं कि साइक्लिक नंबर है क्या चीज़। जब हम लोग चक्री संख्या की बात करते हैं हिंदी में, चक्री संख्या, पहले तो मैं आपको बता दूं कि चक्री संख्या मतलब साइक्लिक नंबर, एक चक्र में या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में आप ले सकते हैं। जैसे एक नंबर में लिखता हूं 57, ऐसे आप इस नंबर को गौर से देखेंगे तो इसमें 6 डिजिट दिख रहे हैं, 6 अंकों की यह एक संख्या है। तो अगर हम लोग इसको
ले करके चलें, 6 बार लिख देता हूं मैं। आप बिल्कुल परेशान न हो। एक, दो, तीन, चार, 5, एक बार और। 6 बार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 6 अंक की संख्या है। अगर इस तरह की कोई 7 अंक की संख्या होगी तो 7 बार लिखा जाएगा। और सीरियल नंबर से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सॉरी, सत्तावन है, नंबर सेम होगी, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, मैं डेफिनेशन बोलूँगा, मैं लिखाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा समझिए। मैंने एक कोई नंबर लिए, संख्या की बात हो रही है तो मैंने एक कोई संख्या ली है और उस संख्या को मैंने 6 बार लिख दिया है क्योंकि 6 अंकों की संख्या है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें 1 का मल्टीप्लाई करना। मैं कहता हूं आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो एकदम क्लियर कट है, वही नंबर आ जाएगी। सही है, भाई 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज आएगा। जरा इसको गुणा किया जाए, अब बात को समझना है। गुणा जब करेंगे तो आप लोग इसमें 2 का गुणा कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं, 5 का कर सकते हैं, 6 का कर सकते हैं। मोबाइल से आप कर लीजिए जल्दी से, या तो उससे कर लीजिए। मैं करके बताता हूँ आप लोगों को। जैसे ये आपका हो गया 6 डिजिट, आपने लिखा था 1, 4, 2, 8, 5, 7। पहले में आ गया, देखिए ध्यान से, 14, 28, 57, ये चीज। दूसरे को देखिए, आप देखा आपने क्या किया, मैंने चक्री क्रम में, चक्र में मैंने लिया। अगर दूसरे का मल्टीप्लाई आपको करना होगा तो आप गारंटी आप करिएगा, आएगा 28, 57, 14। बिल्कुल आएगा। आप जब तीसरे का करिएगा तो आप देखेंगे आएगा 42, 85, 71। अब देखेंगे क्रम में आ रहा है। जब आप इसको करिएगा, इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 57, 14, 28। ऐसे आएगा। जब आप इसका गुणा करिएगा तो ये मिलेगा आपको 71, 42, 85, सॉरी 42, 85। देखिए ना, ये है, देखिए 71, 42, 85, ये मिलेगा। जब आप इसको करेंगे तो लास्ट मिलेगा 85, 71, 42, 85, 71, 42, 71, 42, 71, 42, ऐसे आएगा। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, चक्री संख्या, आप इस नंबर को बिल्कुल याद कर लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जल्दी आपको नहीं मिलेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे इजीली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं डिफिनीशन जरा बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। n अंकों की, n पता नहीं 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, चाहे जितने अंक का लीजिए, n अंकों की ऐसी संख्या जिसमें 1 से लेकर n तक 6 अंक हैं तो 1 से लेकर 6 तक, 5 अंक हैं तो 1 से लेकर 5 तक। लेकिन ये पहली संख्या है तो 6 अंक से छोटी कोई संख्या में ये गुण दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो हम नहीं लेते।
n अंकों की ऐसी संख्या जिसमें 1 से लेकर n तक के अंकों का क्रमशः गुणा करने पर आने वाले परिणाम में वही अंक मौजूद हों जो दी गई संख्या में हैं। इनके अलावा कोई अंक नहीं है, उधर देख लीजिए, इन्हीं अंकों से रिजल्ट बना है। वही अंक मौजूद हों जिनसे यह संख्या बनी है और वह अंक भी उसी चक्रीय क्रम में हो जिसमें संख्या दी गई है। दी गई संख्या विल बी साइक्लिक नंबर, चक्रीय संख्या कहलाती है। डिजिट्स यहां पे गैप हुए हों, गैप का मतलब मिट गए हों अगर, तो आप ध्यान से मल्टीप्लाई करिएगा, आपको यही देखिए मैंने 6 का पारा नहीं, 6 सत्ते 42, कैरी 4, 6 पंजे 30 और 4 34, कैरी 3, 6 अठे 48 और 3 51, कैरी 5, 6 दूनी 12, 6 का मल्टीप्लाई 12 और 5 17, कैरी 1, 6 कम 6 और 2 8। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करेंगे यही पाएंगे। तो याद रखिएगा, आपसे जब भी पूछा जाए चक्रीय संख्या निम्न में से कौन है, अगर आप याद कर जाते हैं कि 14, 28, 57 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, आप पढ़ लीजिए कि 1,42,857 जो नंबर है यही चक्रीय क्रम में दी गई चक्रीय संख्या है। तो ये अच्छी बात है, या तो प्रॉपर्टी आपको याद हो तो आप वहां पे बना सकते हैं। क्लियर? एक परफेक्ट नंबर की बात हम लोगों ने किया और एक चक्रीय संख्या की बात किया। अगली संख्या की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी। रेशनल, परिमेय संख्या की बात करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि दिस इज द बैकबोन ऑफ नंबर सिस्टम। यह संख्या पद्धति की रीढ़ है, इससे सवाल जरूर पूछे ही जाते हैं। कोई ऐसा वर्ष नहीं है जब इससे सवाल न पूछा जाता हो किसी न किसी एग्जाम में। जैसे मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं बोर्ड पर, मैंने जैसे लिया 1, मैंने ले लिया 2, मैंने ले लिया 0। अभी बात करता हूं कि रेशनल यानी परिमेय क्या है। ये सब संख्याएं हैं, देखिए जैसे मैंने ले लिया 2/3, मैंने ले लिया 4/-5, कुछ भी हो सकता है। मैंने ले लिया 2.3, मैंने ले लिया 7.58, कुछ भी ले लिया, मैंने कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने ले लिया कोई भी संख्या √3, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपने कोई संख्या ले लिया -3, जैसे आपने कोई भी संख्या ले लिया, आपके पास जो भी नंबर्स दिमाग में उठती हों, इनके अलावा भी कोई संख्या आ रही हो, जैसे आपने ले लिया -5, ऋण पूर्णांक भी ले सकते हैं। और भी संख्या लिखने का जो भी तरीका है, आप उन संख्याओं को गौर से देख लीजिए। जैसे हमने ले लिया 2 + 3i, अभी इसकी हम चर्चा करेंगे आगे, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे। तो आपने कहा कि इन संख्याओं का एक नाम आपने दिया था, कुल मिलाकर के इनको पूर्णांक आपने कहा था, ऋण पूर्णांक कहा था, प्लस धन पूर्णांक कहा था, 0 पूर्णांक कहा था, विषम संख्या कहा था, सम संख्या कहा था ना सब। ये भिन्नात्मक संख्याएं हैं, भिन्न की बात अभी आगे चल करके, दशमलव वाली संख्या है, डेसिमल की भी बात आगे करेंगे, अंडर रूट में यह संख्या है, करड़ी में। अब जानते हैं इन सभी संख्याओं में से हमको यह देखना है, यह सम संख्या इसलिए कहलाई क्योंकि 2 से कट गई थी, विभाजित हो गई थी। यह विषम संख्या इसलिए कहलाई थी क्योंकि 2 से विभाजित नहीं हुई थी। क्यों भाई? यह पूर्णांक कहलाए थे क्योंकि पूरे पूरे थे। यह ऋण पूर्णांक कहलाया था क्योंकि ऋणात्मक था। आपका दिमाग इस पर भी जा रहा होगा, अभी चर्चा करेंगे हम लोग। तो भाई इस प्रकार ये भिन्न आप जानते हैं, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, आप जानते हैं, अंश और हर है, भिन्नात्मक संख्याएं हैं। तो यार एक बात बताइए कि इसको हम लोगों ने पूर्णांक भी कहा था, इसको धन पूर्णांक भी कहा था, इसको विषम संख्या भी कहा था, इसको पूर्ण संख्या भी कहा था, इसको हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या भी कहा था। एक ही संख्या के तमाम नाम, अभी और भी 2-4 नाम आने वाले हैं।
क्या इसको हम रेशनल भी कह सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर पहले ये तो बताइए कि इसका गुण क्या है। विषम का गुण था जो 2 से न कटे, सम का गुण था जो 2 से कटे। तो रेशनल का गुण क्या, प्रॉपर्टीज क्या है? अगर उस प्रॉपर्टी पे सारी नंबर हमारे सामने अगर आने वाली दिखाई देती हैं, उस प्रॉपर्टी पर खरा उतरती हैं, तो हम इन सभी नंबर्स को ये नाम दे देंगे, या तो जो जो नंबर खरा उतरेंगी उनको नाम दे देंगे। सीधी सीधी बात है, प्रॉपर्टी का पालन होना चाहिए भाई। तो आइए समझते हैं कि रेशनल की प्रॉपर्टी है क्या चीज़। ठीक है, पूरा मैं मिटा देता हूँ, आइए यहाँ पे बात करते हैं। जैसे ही हम लोग परिमेय संख्या की बात करते हैं तो बिल्कुल सीधी सादी डिफिनेशन आती है। वे संख्याएं जो, आप नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे इतना लिखने में टाइम जाएगा, समझिएगा। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहां पर P एवं Q पूर्णांक, ये लाइन ध्यान रहे, ऊपर और नीचे वाला पूर्णांक ही होना चाहिए। अब आई को ध्यान करिए, सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और जीरो ये हो सकते हैं। ठीक है, P एवं Q पूर्णांक हों तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये लाइन ध्यान दीजिएगा। और Q क्या है, नीचे वाला, मतलब Q को मना कर रहा है, Q को कह रहा है कि 0 नहीं हो सकता, यानी P के लिए परमिशन दे रहा है कि 0 हो सकता है। जिन संख्याओं को इस फॉर्मेट में इस कंडीशन पर लिखा जा सकता है, उन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या का नाम देते हैं। तो अब जरा कल्पना किया जाए कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इस कैटेगरी में इस प्रॉपर्टी का पालन करते हुए आ सकती हैं। आइए प्लीज देखते हैं, उन संख्याओं को जरा ढूंढते हैं भाई। मैं उन संख्याओं को लिखता जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। नंबर पहला, जैसे मैंने ले लिया 2, मैंने कोई और नंबर रख ली 1, मैंने कोई और नंबर रख ली 5, बड़ी भी संख्या रख सकता हूं मैं 543, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी छोटी जो भी आपका मन करे आप रख सकते हैं। मैंने रख लिया 0, मैंने रख लिया -2, मैंने रख लिया -3। आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, मैंने पूर्णांकों को लिखा हुआ है और कुछ नहीं। ये धनात्मक पूर्णांक है, ये 0 है, ऋणात्मक पूर्णांक है। मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं कि अगर 2 को P/Q में लिख सकें और P/Q PQ पूर्णांक हो और नीचे वाला 0 ना हो, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकें, तो कंफर्म है कि वह रेशनल नंबर होगी। जैसे 2 को क्या हम नहीं लिख सकते 2/1, तो क्या परिमेय हो गई। और भी प्रॉपर्टी है ना, क्या पूर्णांक है, यस, क्या पूर्णांक है, यस, नीचे 0 नहीं ना है, नहीं, यानी कंफर्म है कि यह परिमेय संख्या है। जैसे 2 को 2/1 न लिख करके आप चाहें तो 4/2 भी तो लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू शुड बी 2 होना चाहिए। तो आप जब इसको कट करिएगा तो 2 ही आएगा। और यार एक बात बताओ ना कि ये क्या पूर्णांक है, यस, क्या ये पूर्णांक है, आई को समझिए, हाँ जी बिल्कुल है पूर्णांक, चाहे प्लस माइनस की बात नहीं, नीचे 0 नहीं है, नहीं 0 है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये पूर्णांक दिया हुआ परिमेय संख्या का उदाहरण है, क्योंकि P/Q में हो। उसी प्रकार से 1 को 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल कंडीशन अप्लाई। 5 को 5/1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 0 को क्या लिख सकते हैं भाई, 0/1, 0/2, 0/5, 0/0, नहीं जी नहीं, ये अपरिभाषित है। क्यों अपरिभाषित है, क्योंकि नीचे Q इज नॉट इक्वल टू 0 दिया था और आपने तो Q को ही 0 कर दिया, वह P को मना नहीं किया था। यानी क्या,
यह कंडीशन को पालन करता है इसलिए यह परिमेय है, यानी 0 परिमेय है, यह भी परिमेय है, यह भी परिमेय है, यह परिमेय का उदाहरण नहीं है। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि जितने भी पूर्णांक हैं सभी के सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। एक लाइन में सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। दूसरे पर आते हैं, सेकंड नंबर पे देखते हैं। जैसे 2/3, 4/5, 6/7, कुछ भी यार, 5/(-13) या -8/5 कुछ भी लिख सकते हैं। आपने क्या लिखा है मालूम है? सभी की सभी फ्रैक्शन आपने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फ्रैक्शन, सभी भिन्न लिखा है आपने। यानी कि जो भी भिन्नात्मक वैल्यू है क्या परिमेय होगा? ना। ऊपर वाला पूर्णांक, नीचे वाला पूर्णांक, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तो भाई इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय। सभी नंबर्स परिमेय हैं, सभी नंबर्स परिमेय संख्या का उदाहरण है। नंबर तीसरे पर चलते हैं, हम लोग गौर से देखेंगे। जैसे हम लिख दें 0.5, क्या परिमेय है? जी हाँ, 5/10 लिखा जा सकता है, देख लीजिए। और इसको जब कट कर देंगे तो यह हो जाएगा 1/2, और 1/2 हमारे किस कैटेगरी में आ जाएगा? सेकंड में। ऊपर नीचे पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। कह सकते क्या हैं? कहेंगे, बिल्कुल 100%। 0.5, 2.3, कुछ भी, 4.589, कुछ भी, इस तरह की दशमलव वाली सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्या का उदाहरण हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर 4 पे चलते हैं। सतर्क हो जाइएगा, मैंने कहा है कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या इज द बैकबोन ऑफ नंबर सिस्टम। बिल्कुल रीढ़ की जान है, आप समझ लीजिए, इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या है भाई? आप कहेंगे सर जी यही तो कैटेगरी है, 0.5 लिखो चाहे 0.3 लिखो, बात तो एक ही है। मैं कहूँगा हाँ जी हाँ, अब बता दीजिए। तो आप कहें कोई बात नहीं, दशमलव के बाद एक बार हो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार हो, बात तो वही है। मैं कहूँगा बिल्कुल जी। अब तो आप कहेंगे अभी भी ये परिमेय संख्या है, लेकिन मैं कहूँगा आप बताइए अगर एक डैश लगा दिया जाए तो एक बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपने देखा था विदाउट डैश, ये संख्या और ये संख्या जो आप देख रहे हैं, यह सभी की सभी अलग अलग नंबर्स हैं। विदाउट डैश का मतलब 3 की जो रिपीटिशन है वो 3 टाइम्स है, लेकिन डैश लग जाने का मतलब कि प्रोसीड कर रहा है, यानी इन्फिनाइट टाइम्स जो है रिपीटिशन इसकी हो रही है, अनंत बार पुनरावृत्ति है। और वहां पे केवल 3 बार पुनरावृत्ति थी। जो है अनंत बार दिखाते हैं, कम से कम 3 बार दिखा करके ही दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जब इनफाइनाइट टाइम्स हो गया तो इसको हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं? इस नंबर को जब रिपीट होता है दशमलव के बाद तो इसको हम लोग लिखते हैं इसके ऊपर बार, या इसको हम लोग लिखते हैं 0.3 के ऊपर बिंदी, शांत दशमलव, आवर्त दशमलव इत्यादि कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ये तो दशमलव है, ये आवर्त दशमलव है, या तो आप बार का प्रयोग कर सकते हैं। आप कहेंगे तब तो इस प्रकार से और भी आ सकती है नंबर्स। मैं कहूँगा बिल्कुल आ सकती है नंबर। कैसे भाई? जैसे 0.222, मैं कहूँगा बिल्कुल 0.2 के ऊपर बार। आवर्त दशमलव भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0.2424 और ये बन जाएगा 0.24 के ऊपर बार। ये कहना नहीं चाहिए,
24 24 24, मैं कह रहा हूँ नहीं कहना चाहिए, सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है 2 4 2 4, लेकिन मैं बता दूँ 24 24 24 का ग्रुप रिपीट हो रहा है, पूरे ग्रुप के ऊपर बार लग जाएगा। और जैसे ही बार हटाएंगे 24 24 24 24 रिपीट होना शुरू करेगा अनंत बार तक। अब आप कह सकते हैं क्या जरूरी है कि दशमलव से पहले 0 ही आएगा? मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। दशमलव के पहले कोई डिजिट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। दशमलव 3 7 7 7, आप इसको कैसे लिखिएगा जी? आप कैसे लिखेंगे? तो मैं कहूँगा 2 अपनी जगह पे रहने दीजिए, 3 अपनी जगह पे रहने दीजिए। 3 की तो पुनरावृत्ति है नहीं, अगर है तो 7 की है। बार की लेंथ ध्यान दीजिएगा, केवल 7 के ऊपर रहेगा जी, केवल 7 के ऊपर रहेगा। इनको तो मैं बदल करके दिखा दिया था, अभी इसको मैंने चेंज नहीं किया। बस अभी तक मैं बता रहा हूं कि ये जो नंबर्स हैं इनको हम रिकरिंग फॉर्म में या बार के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। आप कहेंगे ठीक है जी, इन सभी को हमने बार के रूप में बदल लिया, शांत दशमलव, आवर्त दशमलव या बार के रूप में रिप्रेजेंट। तो मैं कहता हूं कि जो भी संख्याएं इस फॉर्मेट में लिखी जा सकती हैं वह सभी की सभी संख्याएं P/Q के रूप में भी बदली जा सकती हैं, P/Q के रूप में भी बदली जा सकती हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। अगला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल वाला टॉपिक जब फंडामेंटल, तो उसमें आएगा यूज ऑफ बार, बार का प्रयोग, बार कहाँ कहाँ लग सकता है, कहाँ कहाँ नहीं लग सकता है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या सर ऐसा लिखा जा सकता है? मैं कहूँगा यस, गौर से देख लीजिए। आप कहेंगे क्या सर ऐसा लिखा जा सकता है? मैं कहूँगा यस। आप कहेंगे क्या सर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? मैं कहूँगा जी बिल्कुल। आप कहेंगे क्या सर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? मैं कहूँगा नहीं जी, यह ठीक है, यह ठीक है, पर यह ठीक नहीं है। गौर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप कहेंगे क्या सर कभी मुमकिन है कि यह ऐसा हो जाए? मैं कहूँगा यस मुमकिन है, बट इसका मतलब क्या होगा? मुमकिन है। कहेंगे आप कि क्या सर ऐसा भी मुमकिन है क्या? मैं कहूँगा यस जी, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन ये इंट्रोडक्शन अबाउट द नंबर्स में नहीं, माय डियर स्टूडेंट, ये सारी बातें कैलकुलेशन का पार्ट है। अगला टॉपिक आपको मिलेगा यूज ऑफ बार, उसमें आप इसको पढ़ेंगे। बार का प्रयोग, बार कहाँ कहाँ घूम सकता है और उस बार की वैल्यू कैसे बदलेगी, इसकी चर्चा हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। वो आपके पास जाएगा वीडियो, आप उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हो, ठीक है। ये चलिए आपका बन गया ग्रुप। मैंने कहा इन सभी नंबर्स को जिनको आप बार, शांत दशमलव, आवर्त दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, इन सभी नंबर्स को हम P/Q के रूप में भी बदल सकते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एक हेडिंग आएगी, एक वीडियो आएगा, उसमें देखिएगा, सीखिएगा, राइट। इसको मैं हटा लेता हूं क्योंकि यहां पे थोड़ा लिखना है मुझे, ठीक है। प्लीज, ये 4 टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं सभी के सभी रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। इन सभी नंबर्स को P/Q में बदला जा सकता है। सेकंड नंबर तो ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ P/Q है ही, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन याद रहे, ऊपर नीचे पूर्णांक होना चाहिए और नीचे कहीं पर भी 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्या 0 परिमेय संख्या है? आंसर है यस, 0 इज अ रेशनल नंबर विदाउट एनी हेजिटेशन, आप कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर एग्जाम्पल पे चले भाई। यहीं से मैं ले लेता हूं। मैंने कहा कि जिन नंबर्स को इस रूप में लिखा जा सकता है वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, पर आप यहां पे तत्काल समझ सकते हैं उल्टा, इसका मतलब जिनको हम इस रूप में नहीं लिख सकते वह परिमेय संख्या नहीं होगी। नहीं होगी कैसे? जैसे 0.283564816 डैश 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 डैश।
आप कहेंगे कि सर इसमें भी डैश लगाए हो, इसमें भी डैश लगाए हो, क्या प्रॉब्लम है, इधर 6 की पुनरावृत्ति होगी ना। जब तक यह डिजिट 3 बार न आए और 3 बार आने के बाद जब डैश लगे तभी ये अनंत बार पुनरावृत्ति कहलाता है, अदरवाइज अनंत बार पुनरावृत्ति नहीं होता। और जब अनंत बार रिपीट करेगा तभी उसके ऊपर बार या रिकरिंग डेसिमल लग सकता है, नहीं तो नहीं लगेगा। तो आप जरा बताइए, यहां पर ऐसा कोई करिश्मा दिख रहा है क्या? न तो ग्रुप कोई बन रहा है, न तो एक ही नंबर पे कहीं ग्रुप बनना हो तो बताइए जरा हमको, नहीं बन रहा है। इसलिए इस नंबर को हम लोग परिमेय संख्या की कैटेगरी में शामिल नहीं करते, और जो संख्या परिमेय नहीं है वह संख्या अपरिमेय है, इर्रेशनल है। क्लियर? जो संख्या रेशनल नहीं है वह संख्या क्या होगी? इर्रेशनल नंबर। अगला टॉपिक है, डायरेक्ट इसको मैं इतना ही बता के निकल लूंगा, क्या कि जो संख्याएं p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं हो सकती वह रेशनल नहीं बल्कि क्या होगी? इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या। पहले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर्स को देख लीजिए, इनके अलावा कोई नंबर्स आपके दिमाग में मूव करेगी आप हमसे पूछिएगा कमेंट के द्वारा, हम बताएंगे। नंबर 6 की बात करते हैं भाई। अभी अभी बात की गई कि जो संख्याएं इस रूप में नहीं हो सकती, शांत दशमलव के रूप में नहीं हो सकती, वह p/q के रूप में नहीं बदली जा सकती, इसलिए वह संख्याएं परिमेय न होकर अपरिमेय होंगी। क्या इसके बारे में कुछ पता है? √2 का मान हम लोग जानते हैं 1 जो भी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप √2 की वैल्यू निकालते हैं तो जो दशमलव में 2 अंक 3 अंक आता है वो उतना ही नहीं होता। √2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर होता है, और उस वैल्यू में हम लोग इस तरह की कंडीशन नहीं देखते, जैसे √3 1.732, इतना ही नहीं होता, आगे भी होता, इनफाइनाइट तक होता है, बट ऐसी प्रॉपर्टी उसमें नजर नहीं आती। √4 नहीं, √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी और तुरंत इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। √5, √6, √7 और भी चीजें होंगी, बहुत कुछ आगे तमाम नंबर्स होंगे जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट न निकल सके। यह सभी की सभी संख्याएं मैं बता दूं अपरिमेय कहलाती हैं, अर्थात परिमेय नहीं है, क्योंकि इन सभी की वैल्यू इसी तरह की होती है, उस तरह की होती है। इन सभी की वैल्यू को हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, अर्थात p/q नहीं लिख सकते, इसलिए इनको अपरिमेय अक्सर एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कभी भी आगे बढ़ेंगे तो एक आता है सबसे महत्वपूर्ण, पाई। इसको पढ़ते हैं पाई। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 हम लोग जानते हैं, या 3.142, कुछ ऐसे। बिल्कुल सतर्क हो जाए, ऐसे नहीं रेशनल नंबर को बैकबोन ऑफ नंबर सिस्टम कहा गया है, कुछ तो खास बात है। पहली बात तो मैं बता दूं कि पाई है क्या चीज। पाई की खोज हमारे देश के एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ रहे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा पाई की खोज की गई है। मैथमेटिशियन थे, जिस तरह से नारायण पंडित थे, श्रीधर थे। और पाई की खोज जब आर्यभट्ट ने की थी तो उन्होंने खोजा क्या था मालूम है? देखिए ध्यान से, बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा, परीक्षा में पूछा गया है। जैसे यह एक सर्कल है यानी वृत्त है, यह वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से होकर के जो जीवा जाती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। और जब इस पर एक चक्कर हम लोग चलते हैं तो यह इसकी परिधि कहलाता है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल।
आर्यभट्ट ने बताया है कि जब आप इस परिधि को मेजर करते हैं किसी वृत्त के तो कोई वैल्यू आएगी, फिर इसके व्यास को माप लीजिए, कोई वैल्यू आएगी, डिवाइड कर दो, यानी इनका रेशियो, कोई एक संख्या मिलेगी। हो सकता है कि आप कोई छोटा सर्कल बनाएं, इसकी परिधि को मेजर करिए, आप नोट कर लीजिए सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर कुछ भी होगा। आप इस छोटे वाले सर्कल के व्यास को मेजर करिए, डिवाइड कर दीजिए, एक संख्या मिलेगी। डिवाइड करने पर भाग देना मतलब रेशियो, अनुपात की बात कर। और एक खूब बड़ा सा सर्कल बनाइए, परिधि को मेजर करिए, किलोमीटर में होगी, उसके व्यास को नापिए, किलोमीटर में होगा कुछ, भाग दीजिए, एक संख्या मिलेगी। आर्यभट्ट ने पाया कि यह सभी संख्याएं सेम थी, एकदम एक ही थी, चाहे वृत्त छोटा हो, चाहे वृत्त बड़ा हो, चाहे वृत्त बहुत बड़ा हो, सभी का रेशियो, का रेशियो भाई, द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड पाई। कहता है कि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात, पहले परिधि व्यास बाद में, व्यास नीचे होगा, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात पाई है, अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट। और बोला कि यह निश्चित है, हर एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल में एक ही वैल्यू आती है। दैट वाइज इन्होंने कहा कि यह एक कांस्टेंट नंबर है, अचर संख्या है, और इसके लिए एक सिंबल चाहिए, और सिंबल उन्होंने दिया पाई, सिंबल का नाम दिया। आपको मैं बता दूं कि जो ये ओरिजिनल नंबर आती है आर्यभट्ट के द्वारा, यह नंबर न तो ये है न तो ये है, माय डियर स्टूडेंट, न तो ये है न तो ये है, जो आर्यभट्ट ने कैलकुलेट किया है पाई। और याद रहे कि आर्यभट्ट का एक्सपेरिमेंट किस पर है मेरे भाई, वृत्त के ऊपर है, सर्कल के ऊपर है। तो जो आर्यभट्ट ने कैलकुलेट किया वैल्यू, जो न ये है न ये है, तो ये है क्या? उन्होंने कहा जो ओरिजिनल वैल्यू आती है इसकी, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट लुक्स लाइक दिस, ऐसी है, ये नहीं है यार, ऐसी है। ऐसी का मतलब कि दशमलव के बाद अनंत तक अग्रसर है। अभी तक दशमलव के बाद 200 अंकों तक एक्सपेरिमेंट हुआ है। आप ये प्रूफ देख सकते हैं, कहीं भी नेट पे भी मिलेगा और बुक्स में भी मिलेगा, लेकिन उतना आपको जाना नहीं है, तो नॉलेज के तौर पे बता दे। हाँ, ये परीक्षा में जरूर है कि पाई क्या है, नीचे दिया हुआ है, वृत्त के व्यास और परिधि का अनुपात, परिधि और व्यास का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, तमाम बातें घुमा कर दिया। तो क्या होगा, किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू आती है, और अभी अभी आपने सीखा कि इस तरह की कोई भी वैल्यू दी गई है उसको हम p/q में बदल नहीं सकते। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ नंबर इज नॉट क्या भाई, रेशनल नंबर। यानी पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू आती है वह कतई परिमेय संख्या नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं कि पाई रेशनल नहीं है, पाई इर्रेशनल है। पाई क्या है, जो दिख रहा है इस समय, क्या दिख रहा है, अपरिमेय। लेकिन अभी हम लोग कहां पे हैं, परिमेय पर हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो 22/7 हम लोग पढ़ते आए क्या है, यस, अपरिमेय जो है, असीमित जो है, उसको तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो हमारे मैथमेटिशियंस, मैं नहीं भाई, मैं कौन होता हूं, तमाम लोग चिल्लाते हैं मैंने किया। अरे यार चुप रहो, तुमने कुछ नहीं किया, आर्यभट्ट ने किया। क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि तब सर ये क्या है, पाई नहीं है। मैं कह रहा हूं पाई नहीं है, ये कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिशियंस ने एक नियरेस्ट वैल्यू, इसके लगभग वैल्यू को कैलकुलेट किया और वह निकल के आई 22/7। और इसको बोल दिया कि जब भी आप सर्कल की स्टडी करें, परिधि व्यास आए 2πr, πr स्क्वायर θ/360, मालूम है, पढ़िए, सब मेंसुरेशन में आएगा। कहता है कि जब इसकी कैलकुलेशन आप करें तो पाई जब कभी भी आए तो 22/7 रखें या 3.142 रखें। आप लोग कभी अपने जीवन काल में देखिए, जो पढ़े होंगे एकेडमिक स्तर पर, तो मेंसुरेशन वगैरह में जब सवाल देता है तो सवाल दिया दिस क्षेत्रफल ज्ञात करो,
आगे ब्रैकेट में देता है पाई बराबर 3.142 या देता है पाई बराबर 22/7। अरे मेरे यार ये बताओ, अगर पाई की वैल्यू यही है तो देता क्यों है वहां पे? इसलिए देता है कि पाई की वैल्यू ये नहीं है, लेकिन इस सवाल में तुम पाई की जगह पे यह लेना, उसका यही मतलब होता है। अगर वो हटा दे तो आप कंफ्यूज जाएंगे, पाई लें क्या, तब उसका आंसर हम लोग सीधे कहां रख देते हैं? पाई के संदर्भ में रख देते हैं, पाई के रिस्पेक्ट में छोड़ देते हैं, सीधी सी बात है। तो आप इस पॉइंट पर याद रखिए थोड़ा सा, दो महत्वपूर्ण पॉइंट। एक तो ये वाला है भैया परिमेय संख्या, तो सिंपल है, आप समझ ही रहे होंगे, ये है, इसकी चर्चा हम लोग यूज ऑफ बार में करेंगे और इनको गौर से देख लीजिएगा। फिर पाई को तो आप बिल्कुल, इतना लिखाने पढ़ाने के बाद भी एक विद्यार्थी आता है, कहता है सर पाई परिमेय है, आपने गलत बताया या गलत लिखाया, पाई परिमेय है, 22/7 है परिमेय। यस 22/7 परिमेय है, पर पाई अपरिमेय है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। क्यों? ड्यू टू दिस रीजन, ये रीजन आप ध्यान रखिएगा। जो आर्यभट्ट ने रिसर्च किया, जो खोजा, वह सीधे सीधे आपका पाई की वैल्यू जो आई वह अपरिमेय में कंसीडर होती है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगी। फिर से एक बार परिमेय की डेफिनेशन बोल करके आगे बढ़ता हूं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो p/q के रूप में प्रदर्शित की जाती हों, जहां पर p और q यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक हों और हर यानी q शुड नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, परिमेय संख्याओं के लिए सिंबल जो लिया जाता है दैट इज q। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि सर इसका तो पहला लेटर जो है वह आर है, तो आर से क्यों नहीं मेरे भाई? इसलिए कि जो रियल नंबर अभी आपको मिलेगी, रियल नंबर का भी लेटर आर है, तो मैं बता दूं इसका आर पहले डिनोट किया जा चुका था, बाद में परिमेय संख्या आई तो मैटर फंस गया कि आर से रियल समझें कि आर से रेशनल समझें। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने रेशनल के लिए एक नया सिंबल दे दिया Q और रियल के लिए R। ठीक है, तो ये है रेशनल। इसमें कुछ चीज़ें अगर आपको लगे कहीं पर डाउट है तो बात कर सकते हैं, या जब पुनः हम लोग रेशनल के कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर तो पूरा पूरा इसका चीरफाड़ होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ठीक है ये न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये केवल इंट्रोडक्शन है। आप जरा कल्पना करिए मेरे प्यारे बच्चों की, जब हम इसकी क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और लेवल ऐसा होगा, मैं सच बता रहा हूँ, लेवल बहुत नहीं कि ऊंचा या नीचा नहीं, लेवल वो होगा कि आपके कमीशन का लेवल छोटा हो जाएगा। बस यही हमको करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग की रेशनल पे रही। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली संख्या हमको क्या दिखाई दे रही है बोर्ड पे भाई? इर्रेशनल। मैं बता चुका हूँ, इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वे नंबर्स जो रेशनल नहीं है वह कैसी नंबर है भाई? इर्रेशनल। मीन्स व्हाट? जिनको p/q के रूप में प्रदर्शित न किया जा सके वह इर्रेशनल है। जो वहाँ पे कट किया हूँ वह सब क्या हो जाएंगी? इर्रेशनल हो जाएंगी। आगे चलते हैं, कोई डाउट होगा तो फिर रियल नंबर्स की बात करते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, यह बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। देखिए यहां पे मैं लिखूंगा थोड़ा, दो चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात है। वे संख्याएं जिनका स्क्वायर धनात्मक हो, और ये सेकेंड नंबर वे संख्याएं जिनका स्क्वायर यानी वर्ग ऋणात्मक न हो। दो लाइन हमने लिखा है, दोनों को गौर से देखिए और अपने दिमाग की एनालिसिस कीजिए जरा। क्या दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग हैं?
तो यहां तक की चीज तो दोनों में कॉमन है, अंतर अगर कुछ है तो यहीं पर 9 लगा हुआ है, 9 का मतलब नहीं। ठीक है, तो क्या आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि जो ऋणात्मक नहीं है वो धनात्मक है? टेक्निकल पॉइंट है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि तमाम जगहों पर लिखा मिलता है ऊपर वाला। सतर्क हो जाइए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया रियल नंबर से, लोग फंस जाते हैं। तमाम बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में भी लिखा हुआ है, अब वो मिसप्रिंट कहिए या लेखक की कमी कहिए, आई डोंट नो, बट कमी तो है, अभी प्रूफ भी हो जाएगी। जो धनात्मक हो या ऋणात्मक नहीं हो, क्या जो ऋणात्मक नहीं है वो धनात्मक ही होगा? नहीं। जैसे मैंने इंटीजर्स में पढ़ाया आपको 1 2 3 4 5, आगे भी 0 -1 -2 -3, बहुत है इतना। इसमें जरा बताइए कि जो ऋणात्मक न हो, ऋणात्मक कौन नहीं है? आप कहेंगे सर जी ये ऋणात्मक नहीं है, तो मैं कहूँगा क्या ये भी ऋणात्मक? यार ये धनात्मक है कि नहीं इससे नहीं मतलब यह है कि ऋणात्मक है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर 0 ऋणात्मक नहीं होता, तो मैं कहूँगा ठीक तो है, तो ऋणात्मक है कौन? ये है। अगर हम कहें धनात्मक हो तब तो केवल इतना ही चलेगा, लेकिन हम कहें कि ऋणात्मक न हो तब ये चलेगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? मैं कहूं कि धनात्मक हो तो आप कहेंगे सर जी यही है, और मैं कहूं कि ऋणात्मक न हो तो आप कहेंगे सर जी ये है पूरा, एकदम बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। बुक्स में लिखा हुआ है, जाके देख लीजिए, तमाम बुक्स में लिखा हुआ है, और बुक्स को देख करके पढ़ करके पढ़ाने वाले वही लिखा रहे हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत है। क्योंकि 0 बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें हम 0 को छोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पर जब इसको लेते हैं ऋणात्मक नहीं अर्थात 0 भी। मैं कहूँ कि वे सभी संख्याएं बताओ जो नेगेटिव ना हो, तो अभी तो आपने कहा था शुरू में कि सर 0 नेगेटिव नहीं है। अरे ठीक है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है ना, कंफर्म है। तो क्या बना ये कि जो ये संख्या है और ये है, ये शब्दों का खेल यहां पर है। आप एक में 0 को छोड़ दे रहे हैं, तो रियल नंबर कहती क्या है कि जिनका वर्ग ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अर्थात 0 भी। दुनिया की वे सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी जिनका वर्ग जब आप करें तो माइनस नहीं नजर आना चाहिए। सीधी सी बात, अगर वर्ग करने पर माइनस आ गया, इसका मतलब कि वह संख्या रियल नंबर नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे कैसे होगा, तो मैं आपको उदाहरण पे आता हूं। देखिए क्या कह रहा है, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। साइन क्या होगा, प्लस लिखे या ना लिखे, माइनस तो नहीं है ना। अगर √3 का स्क्वायर आप करते हैं, स्क्वायर करके ही चेक करना है, तो आप कहेंगे सर ये तो गायब हो गया। अगर इसके पहले प्लस माइनस है तो सबको ये प्लस कर देगा और रूट गायब हो जाएगा, 3 हो गया, प्लस में हो गया। प्लस का मतलब माइनस नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ 0 को, तो आप कहेंगे सर 0, अभी नहीं कि आप प्लस माइनस करें, नहीं, कुछ भी नहीं, नो साइन एट ऑल। यहाँ पर कोई भी साइन नहीं होगा, नो साइन एट ऑल, कोई भी साइन नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, ये भी वास्तविक रियल है, रियल है, रियल है। मैं कहूँ √3 जरा बताओ तो भैया, तो ये हो गया, सॉरी, माइनस √3, माइनस कर दिया, तो आप कहेंगे स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर सर जी प्लस हो जाएगा, ये रूट गायब हो जाएगा, मतलब ये अभी आपकी संख्या क्या हो गई, रियल हो गई। स्क्वायर नेगेटिव नहीं नजर आना चाहिए। जैसे ये वाली संख्या देखिए, तो मैं इसको पूछ दूं तो आप कहेंगे सर जी ये हो गया, तो यहाँ तो इस पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, ये जो कैप लगी हुई है कैप पर ही असर डाल पाएगा, यानी रूट गायब होगा, यानी -3 दिखाई देगा। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो गया रियल नंबर नहीं होगी। और जो संख्या रियल नहीं है, जो संख्या रियल नहीं है वह कैसी है, नॉन रियल है। ध्यान है, रियल नंबर की परिभाषा में बता दूं,
वे संख्याएं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये परिभाषा नहीं है भाई, वे संख्याएं जो संख्या रेखा, याद करिए स्टार्ट किया था तो नंबर लाइन की बात मैंने किया था, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और यहाँ पर जीरो, ऐसी बात हमने किया था। और जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो बाय ज्योमेट्री इस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हों वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाती हैं। और जो संख्याएं प्रदर्शित नहीं की जा सकती, लुक्स लाइक दिस, इस तरह की संख्याएं, इनको हम लोग अवास्तविक कहते हैं, नॉन रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक नहीं है। बाईपास डेफिनेशन लेके चलते हैं। जिनका स्क्वायर, जिसके बेस पे हमने इसको सॉल्व कर दिया है, जिनका स्क्वायर ऋणात्मक नहीं हो, जिनका स्क्वायर ऋणात्मक नहीं हो रियल है, और जिसका स्क्वायर ऋणात्मक आ गया वह रियल नहीं है बल्कि क्या है, नॉन रियल है। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो न्यूमेरिकल में बात बनेगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आप लोग समझे गए, नॉन रियल, रियल के साथ नॉन रियल हो गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से नंबर है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को गौर से समझ लीजिए, कुछ भी नहीं, कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं सम्मिश्र, मिक्स, कॉम्प्लेक्स, मिला हुआ। अंग्रेजी में आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी पढ़ते हैं, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मिली हुई तो मिला दो ना भाई, किसको मिला दो गुरु, रियल प्लस नॉन रियल, दोनों को मिला दीजिए, दैट्स ऑल। रियल नंबर्स और नॉन रियल को आप मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए, ये बन जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर। किस तरह से, रियल हो गई और ये कॉम्प्लेक्स हो गई। अब कहेंगे व्हाट इज दिस, आपको तकलीफ हो रही है तो मैं लिख देता हूं a प्लस बी अंडर रूट 1 है। ये जो नंबर है, मतलब अंडर रूट में कोई भी माइनस आ गया तो इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, अवास्तविक, वास्तव में है ही नहीं, कैलकुलेट क्या करेंगे। तो इसी को हमारे मैथमेटिशियंस ने, जैसे अंडर रूट 64, ऊपर से लिखता हूँ, जैसे अंडर रूट -64 आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कहा जाए कि नहीं किसी भी कीमत पे रूट को हटाओ, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, 64 आप ऐसा लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे करड़ी के नियम के द्वारा कि 64 इंटू माइनस रूट कर देंगे, और 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, प्लस माइनस होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अलग है, प्लस लेके चलते हैं, 8 हुआ। और फिर आप लिख देते हैं सर जी ये हो गया। तो सर जी कहते हैं कि यार ये बताओ, रूट तो गायब हो रहा है, रूट तो नज़र आ ही रहा है, उसका रूट हटाने को बोला गया है। तो हमारे मैथमेटिशियंस ने इसी को कह दिया आई, कहा लो हट गया रूट, मैं कहूँगा यस। और उन्होंने बताया वेयर आई इक्वल टू, समझना आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ, या तो मैं यहाँ पर भी हटा सकता हूँ, ये चीज़ हटा दूँ, यहाँ से हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, उसकी ज़रूरत है 8i। उनका कहना है कि जहाँ पर i इक्वल टू होता है, i इक्वल टू होता है रूट में -1, और i स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, एंड i टू द पावर 4 इक्वल टू होता है +1। ऐसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं, सब पर्यायवाची है, घबराने की बात नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप समझिएगा, रियल प्लस नॉन रियल दोनों को मिक्स कर दिया जाए, यानी a प्लस आई बी। लेकिन याद रहे कि जो ये b है वास्तविक है, वास्तविक है, और यह अवास्तविक है। जो ये b है ना, यह किसी भी कीमत पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो पूरा 0 कर देगा और यह अकेला बच जाएगा रियल, तो फिर कॉम्प्लेक्स नहीं रह पाएगा। तो इसको करना a प्लस आई बी, जैसे 2 + 3i, यह कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह की कोई भी संख्या अगर नज़र आती है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कहते हैं। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा वो कर लेता है कि निम्न में से कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी बताइए।
तो रियल और नॉन रियल अगर पता है या आपको रियल पता है तो नॉन रियल कंफर्म, दोनों को मिक्स कर दीजिए, सीधे आपका निकल गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? कोई डाउट नहीं। इसके अलावा अब कोई छोटी मोटी संख्या अगर आपको नजर आ रही हो कहीं पर, ये परिभाषाएं थी, केवल डेफिनेशंस थी। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। अगला वीडियो हमारा न्यूमेरिकल पे होगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, क्वेश्चन के लेवल की चिंता न करिएगा, आप केवल आसानी से पढ़ते चलिए, नोट करते, थोड़ा सा कॉपी कलम रख करके आप पढ़िएगा, है ना, वीडियो रोक रोक करके पढ़िएगा। जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन में तो ये होता है कि हम लोग डायरेक्ट बोलते चले जाते हैं, आपका छूट गया तो छूट गया। बहुत करते हैं तो एक आध बार आप बता देते हैं कि सर रिपीट कर दीजिए, तो हम लोग कर लिए, नहीं तो बच्चे बहुत होते हैं, आंसर देना पॉसिबल नहीं होता, आगे बढ़ जाते हैं, ये आप संकोच बस नहीं पूछ पाते। यहाँ तो आप एक चीज़ को बार बार सैकड़ों बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, और उसके बाद भी दिक्कत हो तो कमेंट डाल दीजिएगा। अगली वीडियो में उसके कमेंट को हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वेरीज आपकी रहती हैं उसको सॉल्व कर देते हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि यहाँ पर किया गया काम बहुत उच्च क्वालिटी का होगा। डायरेक्ट कमीशन से हम लोग टैली करा के चलते हैं, बल्कि कमीशन जो सोच रहा है उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ताकि कमीशन के द्वारा पूछा जाने वाला सवाल हल्का हो जाए आपके सामने, आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। जितने भी टाइप्स होंगे उसको हम लोग 3 कैटेगरी में लेकर चलेंगे। एक जो होगा लोअर लेवल, एक मिडिल और एक हाई लेवल के सवाल को लेकर चलेंगे। जो हमने पहली वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया हुआ है आप लोग देख रहे होंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को उठाएंगे और पूरी तरह से उसको फिनिश करेंगे। टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी सवाल बन पाएंगे उन सवालों को लिया जाएगा। लेवल सभी हाई रहेंगे, कुछ बिगिनर्स जो होते हैं उनके लिए छोटे बेसिक से लेकर के 0 से लेकर के हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो ये नंबर्स का इंट्रोडक्शन है, आप लोग पढ़िएगा। कोई डाउट होता है, अगर किसी को लगता है रिपीट करने की ज़रूरत है, आप कमेंट कर देंगे। अगले वीडियो में हम उन सारी बातों को एक बार समराइज करते हुए अगले टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन अबाउट द नंबर्स है, आप इसको देखिए, समझिए। इस पर अब जो जो क्वेश्चंस आएंगे अगले वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।